Hello students, good morning. Welcome back to another video in PCC class. मैं सौरभ राठौड़ आपका फिर से आज स्वागत करता हूं PCC क्लासेस में और आज आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास के फिजिक्स में सेकेंड यूनिट। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। आज जो हम नए यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो नया यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि लास्ट क्लास में आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स है वो कंप्लीट करवाया गया था। अब हम चलते हैं नए यूनिट्स, नए चैप्टर और नए टॉपिक की स्टार्टिंग करने की ओर। तो चलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक, बिल्कुल केयरफुली वीडियो को एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है और अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि आज की क्लास जो होगी टोटली इस यूनिट की बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगी। इसमें यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक तरह से नहीं समझ पाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से एनालाइज करें, ठीक ठीक से देखें और समझें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड यूनिट है फिजिक्स की, सेकेंड यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो जो फर्स्ट यूनिट हमने देखा था वो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या देखा था, चार्ज एट रेस्ट। उस यूनिट में हमेशा और हमेशा हमने चार्ज की स्टडी किया, वो भी टेस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन इस यूनिट में आप जो स्टडी करने जा रहे हैं, चार्ज इन मोशन, जब चार्ज मूव करेगी तो उनकी स्टडी हमें करनी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जो क्या करती है, चार्ज इन मोशन की स्टडी करवाती है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं आप, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of charge in motion is called current electricity. Current electricity. Is that clear? तो इस यूनिट में आपको चार्ज इन मोशन की स्टडी करना है और ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इस यूनिट के मेन 3 चैप्टर्स हैं। इस 3 चैप्टर में जो लास्ट के चैप्टर हैं वो चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसे मैं जरूर करवाऊंगा ताकि आपको नेक्स्ट यूनिट में प्रॉब्लम ना आए। फिलहाल तो इसे मेन 2 यूनिट, इस यूनिट के 2 चैप्टर्स मेन हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, सेकेंड है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स और थर्ड है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। चलिए एट फर्स्ट जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का देखिए क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो चार्ज जो है, मैं बात कर रहा हूं जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइस में आप बल्ब की बात कर रहे हैं, बल्ब कैसे ग्लो कर रही है, जब वायर के थ्रू करंट पास कर दिया, और करंट तब पास होगा ना जब चार्ज फ्लो करेगी। फैन रोटेट कर दिया, कैसे रोटेट कर दिया, क्योंकि करंट सप्लाई हो रही है, और करंट सप्लाई तब होती है जब चार्ज मूव करती है। इट मींस जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो करंट पे बेस्ड है, और करंट किसकी वजह से है, चार्ज फ्लो होने की वजह से। तो इट मींस जब चार्ज फ्लो होगी तब करंट सप्लाई होगी, और करंट सप्लाई की होगी तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्किंग में होगी। तो इट मींस जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है सब में जो है ये क्या होती है, चार्ज जैसे मूव करती है, करंट सप्लाई होती है, फिर ये वर्क करती है। ओके चलिए अब चलते हैं हम इसी में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। देखिए इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं करंट कैरियर्स। अब देखिए करंट कैरियर हम किसे कहते हैं, कैरियर होता है ढोने वाला, कैरी करने वाला। अब देखिए जैसे कोई मेटालिक एलिमेंट, इसमें करंट कैसे पास होती है,
लिक्विड है, वाटर है, सॉल्यूशन है, इसमें करंट कैसे पास होती है? तो इट मीन्स जैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, आयंस की मूवमेंट की वजह से, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से, जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो करंट को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी को करंट कैरियर कहते हैं। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स विच इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड करंट कैरियर्स। इट मीन्स किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में जो करंट कैरी होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन से पार्टिकल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन सा आयंस, उसी को हम कहते हैं करंट कैरियर्स। तो देखिए जो करंट कैरियर्स है ये तीन टाइप से होते हैं। कौन कौन सा? एक है करंट कैरियर इन सॉलिड्स, करंट कैरियर इन लिक्विड्स, करंट कैरियर इन गैस। देखिए जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, उसकी तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये तीनों स्टेट में करंट कैरी होती है। देखते हैं हम कैसे। तो देखिए ये जो करंट कैरियर है, करंट कैरियर की डेफिनेशन मैंने बता दी आपको। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स which is directly responsible for conductions of electric current through the conductor is called current carrier. Current carrier are mainly subdivided into three parts such as in solid. देखिए अब सॉलिड में इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैरी होती है? सॉलिड में देखना है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो चलिए पहले हम देखते हैं सॉलिड में। देखिए एट फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटल्स की। जैसे आपको पता है कि जो मेटालिक एलिमेंट है, जितने भी मेटालिक एलिमेंट सारे के सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटालिक एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। बच्चों ध्यान से, मैंने यहां पे मोस्ट ऑफ द मेटालिक एलिमेंट कहा है, ऑल मेटालिक एलिमेंट नहीं कहा है। एक एक्सेप्शनल केस भी है, और वो एक्सेप्शनल केस क्या है? मरकरी। मरकरी जो है मेटालिक एलिमेंट होते हुए भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो तो एग्जिस्ट करता है एक्सेप्शन में। तो जितने भी मेटल्स है, मोस्ट ऑफ द मेटालिक एलिमेंट क्या है? ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब सवाल उठता है ये मेटालिक एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे करंट कैरी करता है? तो देखिए जो मेटल्स की एक आइडेंटिफिकेशन है, इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो है 1, 2 और 3। ये 1, 2, 3 जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होती है। और जब ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होगी तो इजीली मूव करेगी और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। तो इट मींस हम यूं कह सकते हैं ऑल द मेटालिक एलिमेंट्स आर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ electrons because valence electron of metallic elements are loosely bonded to the nucleus of atoms and easily move from one end to another end. So all the metallic elements are behave as good conductor of electricity. जो मेटालिक एलिमेंट है सारे के सारे गुड कंडक्टर होते हैं। तो एक लाइन में आप ऐसे कह सकते हैं जो सॉलिड है, मेटालिक एलिमेंट है, इसमें जो करंट कैरियर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है इन लिक्विड्स। अब देखिए लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है। लिक्विड में मान लीजिए ये जैसे ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस है, ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशंस है, ये वाटर है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करती है? क्या इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होती है। इसमें जो करंट कैरी होती है वो आयंस की वजह से होती है। इट मींस हम यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट थ्रू द लिक्विड ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस। इसमें जो कंडक्ट होगी वो किसकी वजह से? ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो लिक्विड में
जैसे मान लीजिए ये कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर प्लस प्लस और ये सल्फेट आयन, ये माइनस माइनस, तो ये आयंस मूव करती है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इसीलिए ये जो लिक्विड कंडक्टर है इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। जैसे सॉलिड में इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है तो इसे आप मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कह सकते हैं, और लिक्विड वाले को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या नहीं तो आयनिक कंडक्टर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं गैस में। इन गैस, अब आप सोच रहे होंगे कि गैस तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती ही नहीं। यदि गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही होती तो देखिए, जैसे ये जो पोल पे ये इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, ये जो 11,000 वोल्ट की वायर है इसमें तो करंट पास हो रही है। तो अब देखिए, जो हम यहां बैठे हैं तो एटमॉस्फेयर गैसों की इन्वेलप है, तो इस गैस मॉलिक्यूल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। इसमें समय इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स जनरली जो होती है इंसुलेटर होती है। हम यूं कह सकते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस इट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज molecules of gaseous compounds are free to move and separated by sufficient distance of separations and randomly move in all possible directions, so behave as insulator of electricity. But जनरली गैस जो होती है वो इंसुलेटर होती है, लेकिन देखिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है। यदि गैसियस मॉलिक्यूल्स की प्रेशर हो जाए वेरी लो और वोल्टेज हो जाए बहुत हाई, तो इस कंडीशंस में जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होता है, आयनाइज हो जाते हैं, और आयनाइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवानी होती है। तो ये कंडीशन है जनरल में, ये तो जनरली इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। बट यदि क्या हो जाए, हाई वोल्टेज हो, हाई वोल्टेज हो और लो प्रेशर हो, तो इस कंडीशन में जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये आयनाइज हो जाएगी, और आयनाइज होने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर बिहेव एज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इफ द वेरी हाई वोल्टेज विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10,000 volts and low pressure are applied, then the gaseous molecules are ionized and conduct the electricity. Finally, gaseous molecules are also behave as conductor at high voltage and low pressure. इसका एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा आपको। जो ये लाइटनिंग प्रोसेस होती है, जो लाइटनिंग प्रोसेस में देखिए एटमॉस्फेयर की जो प्रेशर होती है वो लो हो जाती है और वोल्टेज हाई होती है, तो ये गुड कंडक्टर हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देती है। या आपने देखा होगा दूसरे एग्जांपल में, आपने स्टडी किया होगा कैथोड रेज की। कैथोड रेज में देखा होगा, जो हमने इवैक्यूएटेड ग्लास लिया था, उस ग्लास के इनसाइड की प्रेशर वेरी लो थी, 10⁻⁻⁴ atm, और वोल्टेज 10,000 वोल्ट थी। तो वहां पे गैसेस मॉलिक्यूल्स चार्ज होके आयनाइज होके कंडक्ट करवा रही थी। तो फाइनली बच्चों ये है करंट कैरियर इन सॉलिड लिक्विड गैस। तो आपको ध्यान रखना है कि करंट जो है सॉलिड में भी कैरी होती है, लिक्विड में भी होती है, गैस में भी। सॉलिड में इलेक्ट्रॉन की वजह से, लिक्विड में आयंस की वजह से, और गैस में मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट की। अब इलेक्ट्रिक करंट हम किसे कहते हैं? जैसे देखिए अभी अभी आपने क्या देखा, करंट कैरियर इन सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड में इलेक्ट्रिक करंट कैसे कंडक्ट होती है, लिक्विड में कैसे होती है और गैस में कैसे कंडक्ट होती है। इट मींस करंट को कंडक्ट करवाने के लिए कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है। अब जो है हमें यह देखना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट हम किसे कहते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग वायर है पी क्यू, इनकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए।
अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगी, तो यहां से देखिए जो पी पॉइंट है, जो पी पॉइंट से चार्ज क्यू तक जो है क्यू तक फ्लो करेगी, और यहां से यहां तक जो टाइम लगेगा, ये टाइम देखिए मैंने आपको बताया था, एक बार याद कीजिए कि यदि किसी भी टर्म्स को हम टाइम से डिवाइड करते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं रेट, और यदि हम लेंथ से डिवाइड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। तो अब इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्ज फ्लो हो रही है कहां से, पी टू क्यू तक, इसमें जो टाइम यूज हो रहा है, तो इन दोनों की जो रेशियो होगी इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या तो आप रेशियो कह सकते हैं या रेट कह देते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टिंग मटेरियल और कंडक्टिंग वायर इन पर यूनिट एरिया फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through the conductor from one end to another end is called इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। तो ये लिख सकते हैं आप I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ओके, अब देखिए जो ये चार्ज फ्लो हो रही है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, और जो टाइम यूज हो रही है, इसमें जो टाइम स्पेंड हो रही है, तो इन दोनों का जो रेट होगा इसी को इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया जाता है। अब इनकी यूनिट की हम बात करें तो जो यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट है कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, पावर 1 है, ऊपर ले चलते हैं कूलम सेकेंड इनवर्स, ये होगा कूलम सेकेंड इनवर्स। जो 1 कूलम सेकेंड इनवर्स इक्वल टू 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी वो एम्पियर। ये फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट में से एक इलेक्ट्रिक करंट भी है। तो बच्चों, अब जैसे आपको कई एक बार डिफाइन करना होगा 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर आप कैसे डिफाइन कीजिएगा? 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए देखिए बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। सिंपल क्या, जैसे ये वायर है और इस वायर में यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रही है और टाइम कितना है, 1 सेकेंड है, तो वो 1 एम्पियर करंट उसमें फ्लो होगी। हम यूं कह सकते हैं, इफ ए कंडक्टिंग वायर इन विच 1 कूलम चार्ज आर फ्लो in 1 second time, then 1 ampere current are flow through it. It means 1 कूलम पर सेकेंड जो है वो 1 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की ये यूनिट हो जाएगी वो क्या, या तो एम्पियर यानी तो कूलम पर सेकेंड। देखिए इनको ऐसे भी डेरिवेटिव के टर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू, जैसे Q अपॉन T है, तो याद कीजिए जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था, Q इक्वल टू एन ई। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एन ई अपॉन में T। ये है इलेक्ट्रिक करंट के लिए I इक्वल टू एन ई अपॉन में T। एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसी में है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देखनी। देखिए मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग वायर है,
और इसे हम कनेक्ट करते एक सेल से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। दैट्स इट। मान लीजिए इनका नाम है ए और बी, ठीक है। अब देखिए जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट होती है वो हमेशा जो फ्लो होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होगी और नेगेटिव टर्मिनल में इन करेगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तब जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शंस कहाँ है, ए टू बी, बट इलेक्ट्रॉन जो है ये हमेशा और हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इनकी डायरेक्शंस होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखिए डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट जा रही है इसे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। ये जो करंट है ये है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो अब ये पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रही है वो कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मींस पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल विच इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है और जो कन्वेंशनल करंट है इन दोनों की डायरेक्शंस हमेशा अपोजिट होती है। हम यूं कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शंस ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट को हम सिंपली करंट बोल देते हैं। तो बच्चों इनको आपको ध्यान से समझना है कि अक्सर बच्चे यूं कह देते हैं करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। फिर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस करंट के डायरेक्शंस के अपोजिट क्यों होती है, तो आप कह सकते हैं जो करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो हो रही है उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन सेल में पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो फाइनली आप यूं कह सकते हैं द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये है डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए ये है करंट जो है क्या है, स्केलर है या वेक्टर। इसमें भी कई एक बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है करंट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या स्केलर्स भी बोलते हैं। अब देखिए स्केलर, जैसे आपको पता होगा कि स्केलर और वेक्टर हम किससे कहते हैं। स्केलर के लिए चलिए यहां पे थोड़ा सा बताता हूं, जिसमें डेफिनिट मैग्नीट्यूड हो बट डेफिनिट डायरेक्शंस ना हो उसे स्केलर कहेंगे। ए फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस द डेफिनिट मैग्नीट्यूड बट कांट बी पोजेस द डेफिनिट डायरेक्शंस इट्स कॉल्ड स्केलर। इनके अगेंस्ट जो वेक्टर्स है वो वेक्टर्स में क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस द डेफिनिट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डेफिनिट डायरेक्शंस एंड ओबे द वेक्टर ट्रायंगल लॉ। आपने पढ़ा होगा वेक्टर ट्रायंगल लॉ। वेक्टर ट्रायंगल लॉ को भी जो ओबे करे उसी को हम वेक्टर्स कहते हैं। आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। कई एक बार आप यूं सोच सकते हैं कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव एक डेफिनिट डायरेक्शंस में जा रही है, मैग्नीट्यूड भी डेफिनिट है तो ये वेक्टर है, बट ऐसा नहीं है। ये जो है वेक्टर ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं करता। हम यूं कह सकते हैं करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, it poses the definite magnitude and definite directions from positive terminal to negative terminal but does not obey the vector triangle law, so it is a scalar quantity, so it is a scalar quantity। एक तो करंट स्केलर होने के पीछे पहले कारण है, it
डज नॉट ओबे द वेक्टर ट्रायंगल लॉ। वेक्टर ट्रायंगल लॉ आपने पढ़ा होगा, वो था R इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक तो ये, दूसरी बात क्या है, जो करंट है ना, करंट की वैल्यू एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता। यदि ये वेक्टर क्वांटिटी हो तो इनकी वैल्यू एंगल पे जरूर डिपेंड करेगी, बट ये स्केलर है, इसीलिए इसकी वैल्यू जो होती है कभी भी एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे देखिए, इनको यूं समझिए, मान लीजिए ये वायर है, एक वायर है ए और बी, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है ए टू बी। अब हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पे एंगल जो है वो है 0 डिग्री, 0 डिग्री है, और ये आई मान लीजिए इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तब इनको ध्यान से समझिएगा कि जब एंगल 0 डिग्री है, वायर बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इस कंडीशन में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए P और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए Q। अब देखिए, हर एक पॉइंट से 10 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रही है। ये कब फ्लो हो रही है? जब एंगल 0 डिग्री है। बट अब इस वायर को यहां से हम क्या करते हैं, बेंड करते हैं, और बेंड करते ये एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर। अब देखिए, जो ये 10 एम्पियर करंट फ्लो होती हुई A टू P टू Q टू B, फिर आगे ये S की तरफ जाएगी, तो अब यहां पे B टू S में भी 10 एम्पियर है। अब देखिए, क्या कोई वैल्यू में चेंजिंग आई है? नहीं ना। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है, यदि एंगल 0 डिग्री है तो भी 10 एम्पियर, और 90 डिग्री है तो भी 10 एम्पियर। तो फाइनली हम ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी वैल्यू एंगल पे डिपेंड ही नहीं करती, और जब डिपेंड नहीं करती है तो ऑब्वियसली ये स्केलर क्वांटिटी है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे द वेक्टर ट्रायंगल लॉ एंड इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंडेंट ऑन एंगल सबटेंडेड इन वायर, सो करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इलेक्ट्रिक करंट हम किसे कहते हैं, इनकी यूनिट क्या होती है, फिर डायरेक्शंस क्या होती है। डायरेक्शंस में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट, दो करंट की हमने बात की थी। फिर इनके बाद करंट एक स्केलर और वेक्टर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो यूनिट है मैंने आज ही स्टार्ट किया है। करंट इलेक्ट्रिक में सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताई गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं खींचते हुए आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। लेकिन याद रहे, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। यदि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर से हो जाए तो चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे के सारे चैप्टर अब इसी पे बेस्ड है। जैसे आपने देखा था फर्स्ट यूनिट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कंप्लीट यूनिट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी आपको। ठीक इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, समझेंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नंबर डिस्प्ले बोर्ड पे तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते एक और बात, देखिए ये वीडियो है, यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि फिर से आपके लिए नई वीडियो, नई क्लास लेके आए। थैंक यू वेरी मच।